तो यहाँ पे आपको डीएनए ए प्रोटीन दिख रही है। अगर मान लेते दिस इज डीएनए ए प्रोटीन, इस प्रोटीन को आप खोलेंगे, जब आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी ये प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप इसके पास 4, 1, 2, 3, 4 डोमेन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि स्पेसिफिक हैं अपना अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, 4 फंक्शनल डोमेन्स होते हैं, और ये डोमेन्स जो हैं क्या कर रहे हैं, प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ई कोलाई में जो डीएनए फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, ये जो डोमेन है, ठीक, ये डोमेन क्या कर रहा है, ये इंटर डीएनए इंटरैक्शंस को प्रमोट करता है। ठीक है, याद होगा आपको कि डीएनए बी और डीआईए बाइंडिंग को प्रमोट करता है। द पॉइंट इज दैट कि डीआईए क्या है, एक इसकी हेल्पिंग प्रोटीन है जो कि डीएनए ए को उस ओरिजिन या रेप्लिकेटर साइट से बाइंड करने में मदद करती है। तो जो डोमेन इसका फर्स्ट है, यहाँ पे क्या दिया है, मीडिएट्स इंटर डीएनए इंटरैक्शन, डीआईए बाइंडिंग एंड लोडिंग ऑफ डीएनए बी ऑन टू ORI-C डीएनए कॉम्प्लेक्सेस। डोमेन सेकेंड क्या कर रहा है, अनफोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अनफोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और डीएनए थर्ड जो है, देखिए यहाँ पे दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि कौन से डोमेन जो है वो मोटिव की तरह, इस मोटिव की तरह बिहेव कर रहा है, AAA+ मोटिव। मीन्स ऐसी प्रोटीन्स के पास ये वाले मोटिव होते हैं, तो ATP ADP बाइंडिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी जैसे हम लोग ने कहा था, क्या है, AAA का फुल फॉर्म क्या था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होती है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करने में इन्वॉल्व हो रही है, ATP हाइड्रोलिसिस के लिए इन्वॉल्व हो रही है, मल्टीमर फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही है। तो ये अगर ये भी ध्यान में रखेंगे कि AAA+ मोटिव्स के क्या क्या रोल होते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद आता है फोर्थ डोमेन, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली बाइंड करने में मदद कर रहा है। किससे बाइंड करने में मदद कर रहा है, डीएनए से। अगर आपको याद हो तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन किए थे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सुपर सेकेंडरी मोटिव्स। तो उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि जैसे हेलिक्स टर्न हेलिक्स, तो अगर कोई प्रोटीन है और उसके पास इस तरीके का मोटिव है, ठीक है, तो ये वाला जो डोमेन है, ये वाला, उसके पास हेलिक्स टर्न हेलिक्स बाइंडिंग मोटिव होता है, जिसकी मदद से ये आराम से डीएनए से बाइंड कर पाता है। अभी हम लोगों ने देखा डीएनए ए प्रोटीन इज इनिशिएटर प्रोटीन, और उसको रेप्लिकेटर साइट से बाइंड करना होता है। ठीक है, तो कितना इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि डीएनए ए प्रोटीन का जो मेजर ये फोर्थ डोमेन है वो डीएनए बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये पूरी एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन ऑब्वियसली बात है कि हेलिक्स या बीटा शीट की बनी होगी, पर ये वाला डोमेन जो है किसका बना है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स का, जो कि मदद करता है डीएनए से बाइंड होने के लिए। और भी तमाम मोटिव्स हैं जिनका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी एक जो डीएनए ए प्रोटीन है, कि हमने जब इसको ओपन अप किया तो इसके पास कितनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है, जैसे आपका इट्स काइंड ऑफ आपका हाथ है, तो आपका जो थंब है या फिंगर्स हैं या पांचों जो आपकी उंगलियां, उनका अपना अपना एक फंक्शन है, रोल है, फंक्शनल रोल है। तो हम लोग डोमेन और मोटिव जितना क्लियर हुआ होगा बायोकेमिस्ट्री में आज, यहाँ पे उतनी मदद मिलेगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन 4, जो फोर्थ डोमेन है, वो किस साइड प्रेजेंट है, वो ये क्या है, ये N है, ये C है। ठीक है, तो प्रोटीन का एक N टर्मिनल पोर्शन होता है, एक C टर्मिनल पोर्शन होता है। तो जो फोर्थ है उसके पास क्या है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स फोल्ड। सो अभी नेक्स्ट फिगर, this figure is extremely important,
और इसको हम लोग थोड़ा आगे कंप्लीट देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको ध्यान में इस फिगर को ज़रूर रखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ओराइसी साइट है, वही चीज़ रेप्लिकेटर साइट। यहाँ पे क्या है, 13 बेस पेयर के रिपीट्स, यहाँ पे रीजन है पूरा एक डीएनए जिसमें 9 बेस पेयर के 4 रिपीट्स भी हैं, राइट। अब यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड कर सकती है। तो डीएनए ए प्रोटीन जब भी बाइंड करेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है, क्योंकि अब डीएनए ए प्रोटीन भाई जब एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी को भी बाइंड कर सकती है और एडीपी को, कि भाई जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई, तो फिर ये क्या कहलाएगा, डीएनए ए एडीपी, राइट। तो आप कह सकते हैं कि एटीपी, जब डीएनए एटीपी बाउंडेड होगी तभी वो जाके अपने 9 जो मर है डीएनए सीक्वेंस का, उससे जाके बाइंड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये आपको रेगुलेशन को समझने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि आपको दे दिया गया कि एडीपी का रेशियो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू एटीपी, तो डीएनए ए प्रोटीन किससे बाउंडेड होगी, डीएनए ए प्रोटीन अब उस समय एडीपी से बाउंडेड होगी। तो जब ये एडीपी से बाउंडेड होगी तो क्या ये डीएनए साइट से यहाँ पे रेप्लिकेटर से बाइंड करेगी, यानी 9 मर्ज सीक्वेंसेस से बाइंड करेगी, नहीं बाइंड करेगी। तो जब नहीं बाइंड करेगी तो क्या होगा, रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये इतना डिटेल में जो बताया जा रहा है, इस यही एस्पेक्ट है कि आप इसको अच्छे से समझें। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो एटीपी का लेवल है, ये एक तरीके से रेप्लिकेशन को होना है या नहीं होने में, रेगुलेट करने में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, डीएनए ए प्रोटीन जब एटीपी बाउंडेड होगी तो ही इससे बाइंड होगी। तो यहाँ पे तो खैर ये एटीपी दिखाया जा रहा है कि ये बाइंडेड है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डीएनए ए प्रोटीन एटीपी बाउंडेड है, तो इसलिए वो क्या कर लिया है, उसने खूब बाइंडिंग कर ली है। इसकी मदद के लिए कौन है, DIA4 है। A4 मीन्स 4 इसके जो है टेट्रामर इस तरीके से आते हैं, और एक IHF प्रोटीन भी है जो कि मदद कर रही है यहाँ पे, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो है ओपन अप हो रहा है, ठीक। फिर क्या होता है, हमें पता है डीएनए बी सी कॉम्प्लेक्स आके लोड होता है। डीएनए ए के बाद कौन हो रहा है, पर DIA IHF को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, मीडिएट कर रही है डीएनए ए प्रोटीन। आप समझ सकते हैं कि ये जो IHF या DIA है, ये क्या कर रही है, डीएनए ए एटीपी बाउंडेड है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने में मदद कर रही होंगी, और यहाँ पे बाइंड करने में हेल्प कर रही। अब इसके बाद जब ये कहानी हो गई तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, डीएनए बी सी कॉम्प्लेक्स बाइंड कर रहा है। जब ये बाइंड करता है तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बाइंड कर रहा है, बाइंड कर दिया, लोड हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये हेक्सामेरिक है, डीएनए बी हेक्सामेरिक है। तो अलग अलग फिगर से आपको चीज़ों को क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। और मीनवाइल जैसे ही ये चीज़ होगी, अनवाइंडिंग शुरू होगी, तो ये क्या हो गया, ये प्रोटीन्स रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि इनिशिएटर प्रोटीन अब कोई काम नहीं है, डीएनए सी का भी कोई काम नहीं रहा। इसको अब हम कह रहे हैं दिस इज प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। तो अगर टोटलिटी में देखें तो प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स में हमें डीएनए ए एटीपी बाउंडेड प्रोटीन दिख रही है, डीएनए बी दिख रहा है, और प्लस IHF दिख रहा है, ठीक। इसके बाद कौन बाइंड कर रहा है, डीएनए जी बाइंड कर रहा है। जब डीएनए जी बाइंड कर रहा है तो डीएनए जी क्या रिलीज कर रहा है, प्राइमर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमर उसने रिलीज कर दिया। एक रेप्लिकेशन फॉर्क अब इस दिशा में मूव करेगा और एक इस दिशा में मूव करेगा, और उसके बाद क्या बाइंड करेगा, पॉलीमरेज थर्ड। एक और वर्ड यूज होता है जिसको बोला जाता है प्राइमोसोम। तो अभी रिलेटिवली देखा जाए, देखिए थोड़ा सा वो चीज़ है, प्राइमोसोम कह सकते हैं कि हाँ, डीएनए बी यानी हेलिकेज बाइंड कर गया और डीएनए जी, ये दोनों बाइंड कर गए, दिस वन हेलिकेज एंड दिस वन प्राइमेज, तो ये प्राइमोसोम बना लिए। बट द पॉइंट टू बी नोटेड कि अभी जैसे हम लोग ने कुछ प्रोटीन्स को देखा है जिन्होंने हेल्प आउट किया, एक और भी प्रोटीन्स होती हैं जिनको जैसे प्राई ए, प्राई बी, प्राई सी, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स अभी भी डिस्कवरीज चल रही हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन स्पेसिफिकली इनिशिएट करने में मदद कर रही है। तो कहने का सेंस रेप्लिकॉन की और भी डिटेलिंग से स्टडी की जा रही है, अलग अलग
आप समझ सकते हैं, अभी तो हम लोग ई कोलाई की बात कर रहे हैं, बट अगर प्रोकैरियोट में तो बहुत सारे हो जाएंगे, बेसाइलस है, और भी स्ट्रेन्स हो जाएंगे, तो हर जगह पे नई प्रोटीन्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कवर किया जा रहा है। बट अपनी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग इससे, क्योंकि रेगुलेशन को हम लोगों को इससे जोड़ना होता है, तो हम लोगों को ये प्रोटीन्स स्पेसिफिकली याद रखें तो अच्छा है। बट एक आइडिया होना चाहिए कि यस देयर आर मोर प्रोटीन्स जो कि अभी भी डिस्कवरीज चल रही हैं, और तमाम प्रोटीन्स ऐड होती जा रही हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉलीमरेज थर्ड जो है ऐड हो गया। जैसे ही पॉलीमरेज थर्ड ऐड हो गया तो ये आपका पूरा क्या बन गया, रेप्लिजोम। ठीक, तो रेप्लिजोम में अगर आप देखें तो रेप्लिजोम में आपको क्या क्या दिख रहा है, डीएनए बी दिख रहा है। ठीक, डीएनए बी दिख रहा है, ये आपका क्या है, डीएनए जी यानी कि प्राइमेज दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, पॉलीमरेज थर्ड दिख रहा है। तो ये तो हो गया पूरा रेप्लिजोम का यूनिट, बट इसमें हम लोग और भी इंक्लूड क्या कर सकते हैं, दो प्रोटीन्स, जैसे कि डीएनए गायरेज यानी जो कि टोपोआइसोमरेज का काम करेगा और रिलीव करता चलेगा, और क्या ऐड कर सकते हैं, एसएसबीपी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक, तो अगर मेन रेप्लिजोम यूनिट देखा जाए तो यही है, डीएनए बी, जी एंड पॉलीमरेज थर्ड, जो कि एक्चुअली में पूरा मेन रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और ये दोनों भी मदद कर रहे हैं, तो यू कैन इंक्लूड दिस। ओके, सो तो जो अभी हम लोगों ने बोला था, जो मैंने आप लोगों को समझाया, ये यहाँ पे थोड़ा सा रिटन मैटर भी आप लोग को दे दिया गया है। For your revision purpose, DNA A is a member of AAA+. ATP is associated with diverse cellular activities. प्रोटीन फैमिली को ये बिलोंग करता है, ये हम लोग डिस्कशन डिटेल में किया हुआ था। इन ई कोलाई DNA A फॉर्म्स अ टाइट कॉम्प्लेक्स विद ATP। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे, क्योंकि जब DNA A को आप ADP से बाइंड करा देंगे तो वो रेप्लिकेटर से बाइंड नहीं करेगी। ठीक है, और इनिशिएशन नहीं होगा। पर देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, इसीलिए ATP DNA A कैन ओनली इनिशिएट द रेप्लिकेशन, सो इम्पॉर्टेंट। The cellular level, this देखिए, the cellular level of ATP DNA fluctuates during the replication cycle with a peak at the time of initiation, and this fluctuation is used as a means of regulating the correct timing of DNA replication। अब यहाँ से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन ओरिजिनेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे, कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर दिया गया कि दो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, एक में सेलुलर लेवल जो है ATP का ज़्यादा है और एप्लीकेशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो जिस समय रेप्लिकेशन ऑब्वियसली ATP लेवल ज़्यादा होगा तो जो इनिशिएशन है वो रेप्लिकेशन का होगा, पर जैसे जैसे वो ATP लेवल कम होता जा रहा है और ADP लेवल ज़्यादा होता जा रहा है, तो जो इनिशिएशन है वो अब नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक्सपेरिमेंटल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, दिए जा सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हो या कुछ ग्राफ्स दिए हो, और उस ग्राफ में आपको सिंसियरली ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से जो ये ATP लेवल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसमें आपने थोड़ी सी चीज़ पकड़ ली कि अगर भाई ATP का सेलुलर लेवल ज़्यादा है तो उस समय DNA A और ATP जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और कॉम्प्लेक्स जब कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो वो एक करेक्ट टाइम होगा कि उस समय रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी चीज़ समझ ली कि DNA A तो है ही है, पर इनिशिएशन के लिए हमें और कौन कौन सी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। DNA A के बाद क्या ज्वाइन करता है, DNA B C कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करते हैं, और C जो है बाद में DNA B and C इस तरीके से दिया है। B and C ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इलोंगेशन प्रोसेस, यस, क्योंकि जब आपको आगे इलोंगेशन प्रोसेस करना है तो हेलिकेज तो चाहिए होगा, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो अनवाइंडिंग बराबर होती रहे, इसलिए वो चाहिए। एक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इन ये IHF फैक्टर, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, ये क्या होता है, ये एक हिस्टोन लाइक प्रोटीन है। जब हम लोग प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो शायद ये IHF फैक्टर वहाँ पे डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो ये जो IHF है एक तरह से ये क्या है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन है। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि ये जो हिस्टोन लाइक प्रोटीन है
वो वहाँ पे क्या कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि अनपैकेजिंग और पैकेजिंग का भी तो फिनोमेना होना होता है। तो एंड डीएनए ए इनिशिएटर एसोसिएटिंग प्रोटीन, तो इसका नाम क्या है, डीआईए। डीआईए ए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए ए इनिशिएटर एसोसिएटेड प्रोटीन। ये क्या कर रही है, इट इज ऑल्सो स्टिमुलेटिंग इनिशिएशन। अब आप देख रहे हैं आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गई कि भाई एक तो हमारे पास ये होना चाहिए कि डीएनए ए प्रोटीन शुड बी एटीपी बाउंडेड फॉर द इनिशिएशन, प्लस आईएचएफ स्टिमुलेट करता है, और प्लस डीआईए प्रोटीन जो है ये स्टिमुलेट कर रही हैं, क्या करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। तो अगर इन सभी प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो एट दैट टाइम क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट किया जा रहा है। IHF assist in the formation of DNA A मल्टीमर। अब आप देख रहे हैं कि IHF का रोल क्या है, किस तरीके से स्टिमुलेट कर रही हैं ये, राइट ये इनिशिएशन को शुरू करने के लिए ये IHF असिस्ट कर रहा है DNA A का, क्योंकि DNA एक प्रोटीन बाइंड करती है, फिर दूसरी प्रोटीन बाइंड करती है। इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे यहाँ पे रेड बॉल्स जो दिख रही हैं ये दीज आर DNA A प्रोटीन। और DNA A प्रोटीन की बाइंडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम मैंने बोला था, अगर याद रखेंगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो DIA और IHF इस तरीके से ये जो है मदद कर रही हैं, और इस तरीके से पूरी मल्टीमेरिक एसोसिएशन हो जा रहा है DNA प्रोटीन्स का। ओके, बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक साइट इन ORIC लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ DNA एंड एनहांसिंग ATP DNA बाइंडिंग टू द 11-13 साइट। In addition, DIA enhances ATP DNA binding। अब आप देख सकते हैं to all low affinity sites। तो DIA क्या कर रहा है, एक तो DNA A प्रोटीन की बाइंडिंग को प्रमोट भी कर रहा है, प्लस DNA A ATP की बाइंडिंग को भी प्रमोट कर रहा है। रिलेट कर पाए तो बस कुछ भी अभी नहीं किया गया है, सिर्फ इतना बताया गया कि ये दिस इज व्हाट, दिस इज इकोलाई जीनोम। अब आप लोग मन ही मन रिवीजन कर लीजिए जितना हम लोगों ने पढ़ा है, कि आप लोगों को वहाँ तक याद हो गया कि नहीं, समझ में आ गया, दैट इज़ डिफरेंट, याद भी हो जाए। तो हम लोग में सिर्फ इतनी बात की कि इकोलाई का जीनोम होता है जिसके पास एक रेप्लिकॉन होता है, ठीक है, रेप्लिकॉन होता है। रिविजन स्टार्ट कीजिए कि सही सही हम बोल रहे हैं या नहीं, ठीक है। रेप्लिकॉन के पास रेप्लिकेटर होता है, ठीक है, और एक इनिशिएटर होता है। तो इस रेप्लिकॉन को अगर जब हम बड़ा करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सीक्वेंस आ जाता है। कैसा सीक्वेंस आता है कि यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे 13 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं, और यहाँ पे 9 बेस पेयर के 4 रिपीट्स पाए जाते हैं, है ना। 9 बेस पेयर के, इन्हीं पर क्या अटैच हो जाती हैं, आके अटैच होती हैं DNA A प्रोटीन, DNA A प्रोटीन। हमने बस बात इतनी की है कि DNA A प्रोटीन इनको इससे बाइंड करने के लिए इसमें ATP होना चाहिए, ATP लोड होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही अगर ADP लोड हो जाएगा तो ये यहाँ आके बाइंड नहीं करेंगी। अब इतना इसके फंक्शन को मदद करने के लिए दो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है स्पेसिफिकली। IHF जो कि एक हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, इंटीग्रेटिंग होस्ट फैक्टर, और दूसरी है आपकी DIA यानी DNA A प्रोटीन एसोसिएटेड, राइट, ये वाली प्रोटीन। और DNA A प्रोटीन, इसका रोल क्या होता है, ये जो है DNA A प्रोटीन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है, ठीक। और DIA प्रोटीन जो है वो भी स्टिमुलेट तो करती ही है, प्लस दूसरी चीज जो ये इसका रोल है कि ये DNA A प्रोटीन को ATP से बाइंड होने में मदद करती है, ठीक। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया है और आपको बोला कि उसमें ATP लेवल हाई है, DIA प्रोटीन भी है और IHF भी है, तो आप कह सकते हैं कि अब इनिशिएशन शुरू होने वाला है। ऑपोजिट टू दैट, लेवल कम है तो इनिशिएशन शुरू नहीं होगा, ठीक। और DNA A प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोगों ने की कि इसके पास
अगर हम इस डीएनए प्रोटीन को खोल दें तो हमारे पास 4 डोमेन्स आते हैं, फर्स्ट डोमेन, सेकेंड डोमेन, थर्ड डोमेन एंड फोर्थ डोमेन। ठीक, और ये जो थर्ड और फोर्थ डोमेन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गए, तो तुरंत याद होना चाहिए जो थर्ड और फोर्थ डोमेन है। तो थर्ड डोमेन का रोल स्पेसिफिकली क्या होता है? थर्ड डोमेन का रोल होता है कि ये ट्रिपल ए प्लस एटीपी बाइंडिंग मोटिफ, यहीं पर एटीपी बाइंड हो रहा है, और भी इसकी फंक्शन थे वो आप देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। प्लस इसके पास क्या होता है, इसके पास हेलिक्स टर्न हेलिक्स लूप होता है जिससे डीएनए से ये बाइंड कर पाता है। तो ये एक प्रोटीन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है तो यहाँ पे वही वाला मोटिव होगा ये प्रोटीन, ठीक है, जिससे ये एसोसिएट कर पाए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये जो पूरा सेगमेंट है ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होने लगेगा, कर सकते हैं, यही वो 13 बेस पेयर रिपीट्स है, और यहाँ पे 9 बेस पेयर्स के जो रिपीट्स थे 4, वहाँ पे खूब सारा क्या एसोसिएटेड है, प्रोटीन्स एसोसिएटेड है, डीएनए ए प्रोटीन्स और DIA, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ पे 13 बेस पेयर जो है अब वो इस तरीके से खुल चुका है। खुलने के बाद यहाँ पे क्या हो गया है, अब मैं थोड़ा ऐसे ही बना रही हूँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, 13 बेस पेयर के जो रिपीट्स थे, यहाँ 80 रिच रीजन था जिसकी वजह से इसको ओपन करने में, इन लोगों को ये डुप्लेक्स को ओपन करने में मदद मिली। अब यहाँ पे कौन आ गई है, डीएनए हेलिकेस, डीएनए बी, डीएनए सी का कॉम्प्लेक्स, डीएनए सी का कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, दोनों ही साथ आ रही है। डीएनए सी एक्चुअली ये भी क्या है, एटीपी इस तरीके की प्रोटीन है। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि ये जो जितने भी इनिशिएटर प्रोटीन्स होती हैं इनके पास ये क्वालिटी होती है, ठीक। तो ये इसको लोड कर दी, तो ये इसको जब लोड कर दी है तो डीएनए बी ये लोड हो गया, सॉरी, ये डीएनए बी लोड हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, डीएनए बी लोड होने के बाद उसके बाद आपका जो सी है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे कौन ज्वाइन कर रहा है, डीएनए जी, जिसको आप कहते हैं प्राइमेज, और ये प्राइमेज आके क्या करेगा, ये अपना सिंथेसिस कर देगा, किसकी, प्राइमर की, ठीक, जिसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अब रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो इलोंगेशन फेज में जाके रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। तो हम लोगों ने जो डीएनए ए प्रोटीन के बारे में सुन लिया, उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को अब जॉब क्या रहेगी फिर, क्योंकि हम लोगों ने डीएनए ए को डिटेलिंग बताई, अब डीएनए बी के बारे में अब आप लोग जानते हैं, थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन बेसिस पर ही सब कुछ समझा था, तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे आई थिंक डिस्कस ऑलरेडी हो चुका था कि ई कोलाई के केस में जो हेलिकेज होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो टाइप ए होता है या टाइप बी होता है। अब ये आपकी जॉब है, हम यहाँ पे अभी सिर्फ ये मेंशन कर रहे हैं कि जो हेलिकेज की जो पोलैरिटी होती है वो किस से किस दिशा में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो हेलिकेज का मूवमेंट होगा, अब यहाँ पे हम लोग हेलिकेज को टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ओवरव्यू में हेलिकेज के बारे में खूब डिस्कशन किया है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे अगर हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है और ये सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और फिर अपना एक एक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फॉर्क के एक एक स्ट्रैंड से बाइंड हो जाते हैं और मूव करते हैं। ई कोलाई के केस में ये मूवमेंट किससे किस दिशा में हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये टाइप ए कैटेगरी में आता है या टाइप बी कैटेगरी में आता है, आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं याद है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी जो टाइप ए और टाइप बी को क्लासीफाई किया गया था वो इसी बेसिस पे किया गया था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन हो रहा है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव हो रहा है। नेक्स्ट है प्राइमेज के बारे में। तो प्राइमेज जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली इसको डीएनए जी बोलते हैं, और ये एक तरीके से प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और
हाँ, किसके किसके बीच में, डीएनए हेलिकेस के साथ, डीएनए हेलिकेस के साथ ये क्या करती है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन करती है। तो अनलाइक मोस्ट प्रोटीन दैट एक्ट एट द ई कोलाई रेप्लिकेशन फॉर्क, प्राइमेज इज नॉट टाइटली एसोसिएटेड विद द फॉर्क, instead at an interval about once per second। यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड को कोड किया जा रहा है क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड पे तो एक बार ही प्राइमेज ऐड हो गया, तो प्राइमर ऐड हुआ, कहानी खत्म। पर लैगिंग स्ट्रैंड को बार बार प्राइमेज की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि उसको बार बार प्राइमर देना है, तभी जो है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर पाएगा। तो इसलिए उसको हर वंस पर सेकेंड जो है वो उस पर एसोसिएट होना होता है। तो दिस लाइन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो अभी इस चीज को आप देखेंगे जब इलॉन्गेशन फेज में, तो और बेहतर तरीके से याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, प्राइमेज एसोसिएट विद द हेलिकेज एंड एसएसबी कोटेड सिंगल एंड सिंथेसाइजेस अ न्यू आरएनए। दिस वी नो कि डीएनए प्राइमेज का मेन काम तो क्या है, प्राइमर की सिंथेसिस करना। कौन से प्राइमर की सिंथेसिस करना, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करना। तो ये जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो कैसा एंजाइम है, ये भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। 4 तरह के होते हैं, तो ये 4 क्या 5-6 तरह के होते हैं। उसमें से ये किसको बिलोंग करता है, इट इज अ काइंड ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें देखी थी, तो उसको रिलेट करिए कि आप लोगों को याद है या नहीं याद है, एग्जाम्पल्स याद हैं या नहीं याद है। ठीक, तो ये उस तरह का प्राइमर है और ये किसके साथ एसोसिएट होना पसंद करता है, हेलिकेज के साथ और एसएसबी प्रोटीन के साथ ये एसोसिएट रहता है। बट द पॉइंट इज दैट कि ये एसोसिएशन तो करता है पर फॉर्क के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार हर वंस पर सेकेंड जो है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए ये ज्वाइनिंग करता है। ठीक, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, भले ही हेलिकेज और प्राइमेज का जो इंटरैक्शन है वो वीक इंटरैक्शन है, क्योंकि प्राइमेज तो बार बार फॉल आउट हो रहा है, फिर हर 1 सेकेंड के बाद जुड़ रहा है, भले ही ये वीक है, पर एक्चुअली में हेलिकेज और प्राइमेज, ये हम लोग ने ओवरव्यू में भी बात की थी, हेलिकेज और प्राइमेज इस तरीके से एक दूसरे के साथ काम करते हैं कि प्राइमेज का फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, अबाउट 1000 फोल्ड इंक्रीमेंट हो जाता है अगर प्राइमेज को आपने हेलिकेज के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, आफ्टर एन आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड, द प्राइमेज इज रिलीज फ्रॉम द डीएनए हेलिकेज इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, the relative weak interaction between E. coli primase and DNA helicase is important for regulating the length of Okazaki fragment। तो ये जो एसोसिएशन है, ये तो एक तो प्राइमेज की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जा रही है, प्लस जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट का जो लेंथ है वो मेंटेन करने में मदद मिलती है, क्योंकि हर बार ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ अ वीक प्रोसेसिविटी ऑफ पॉलीमरेज थर्ड कोर एंजाइम इन एट द लैगिंग स्ट्रैंड। तो विल सी इन द कमिंग डिस्कशन इन ड्यूरिंग द इलोंगेशन फेज। ठीक है, तो इस बात को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर बहुत ज़्यादा एसोसिएशन टाइटर होगा तो प्रॉब्लम मेन क्या होगा कि जो फ्रैगमेंट्स है वो और ज़्यादा छोटे बनेंगे। ठीक है, तो कम से कम फिर जब छोटे बनेंगे तो बार बार आपको जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा, फिर सिंथेसिस और ज़्यादा करनी पड़ेगी प्राइमर रिमूवल के बाद। इसलिए ये जो है वीक इंटरैक्शन, ये एक फ्रूटफुल इंटरैक्शन रिजल्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि वीक इंटरैक्शन का मतलब ज़्यादा हम लोग होते हैं कि अरे वीक इंटरैक्शन है तो इट्स नॉट गुड, पर यहाँ पे पूरी बात साबित की जा रही है कि वीक इंटरैक्शन इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर प्राइमेज एक्टिविटी इन द लीडिंग स्ट्रैंड, राइट, क्योंकि वहाँ पे प्राइमर सिंथेसिस करने के बाद फिर वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को, ये लॉन्गर सेगमेंट्स को बना पाता है। ठीक, तो यहाँ पे वो चीज़ दी हुई है। तो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द प्राइमेज। और हम लोगों ने बात की थी कि जब इनिशिएशन में जो असेंबली हो रही है उसके बारे में,
द प्राइमोसोम कंसिस्ट ऑफ 7 प्रोटीन्स। जैसा हमने डिस्कस किया था कि कहीं कहीं पे आपको क्या दिखेगा कि DNA G प्राइमेस और DNA B हेलिकेज, यही प्राइमोसोम है। पर क्योंकि DNA C ने हेलिकेज को असिस्ट कर, DNA C हेलिकेज को असिस्ट कर रहा है, और अभी हमने बात की कि देयर आर सम अदर प्रोटीन्स ऑल्सो की जो कि अभी भी डिस्कवरीज चल रही हैं, और भी हैं, यहाँ पे लिमिट नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेजर कहीं कहीं मेंशन है कि हाँ 7 प्रोटीन्स होती हैं, तो यू कैन लर्न आउट दैट। और अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो जस्ट यू कैन गो फॉर प्राइमेज एंड हेलिकेज, ओके। प्राइमेज एंड हेलिकेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। पर रेप्लिजोम कब होता है? हाँ, एक डिफरेंस तो स्ट्रॉन्ग है कि रेप्लिजोम एक्चुअली जब DNA पॉलीमरेज थर्ड अच्छे से एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये जैसे ही एसोसिएट हुआ तो प्राइमोसोम किस में हो जाएगा? रेप्लिजोम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस मीन्स प्राइमोसोम रेप्लिजोम इज द टर्मिनोलॉजी विच इज डिफाइनिंग अ यूनिट, राइट। कि भाई जब ये दोनों जुड़ गए तो हम प्राइमोसोम कह रहे हैं, और जैसे ही DNA पॉलीमरेज थर्ड हुआ, अब ये जो है रेप्लिकेशन फॉर्क से जुड़ चुका है। अब ये मशीनरी जो है दोनों ही फॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए सिंथेसिस को अंजाम देगी, ठीक है। तो रेप्लिजोम में हम लोग के पास क्या क्या आ जाएंगे? हेलिकेज तो रहेगा ही, क्योंकि प्राइमोसोम बनने के बाद ही रेप्लिजोम बनेगा, तो ये तो रहना ही है। फिर DNA G होगा ही, और हम लोग के पास क्या आ गया? पॉलीमरेज थर्ड एंड SSBP प्रोटीन, एंड यू कैन ऑल्सो एड DNA गायरेज विच इज टोपोआइसोमरेज सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक रेप्लिजोम मशीनरी स्टार्ट हो गई है, जो कि अब ऑपोजिट फॉर्क पे रेप्लिकेशन को प्रोसीड करेगी। अब हम लोग आगे शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब हम लोग के पास, अब आपके पास ये पूरा आइडिया होना चाहिए कि इनिशिएशन, ये अभी तक डिस्कस हो रहा था, इनिशिएशन में आपको एक इशारा मिल गया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली ज़्यादातर DNA A प्रोटीन, DNA B प्रोटीन, DNA G, इससे ज़्यादा बनते हैं अगर इनिशिएशन का देखा जाए। और उसमें भी एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है DNA A प्रोटीन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक्चुअली में रेगुलेट कर रहा है। क्या रेगुलेट कर रहा है? कि अब रेप्लिकेशन अभी होना है या नहीं होना है, ठीक है। तो अगर हम ATP लिए हुए हैं तो देन आई विल स्टार्ट द रेप्लिकेशन, अगर ATP नहीं है तो नहीं होगा। और इसकी मदद में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है वो भी बात हुई थी, ठीक है। तो ये जो अभी देखिए हमने रेगुलेशन का एक ही स्टेप जोड़ा है, पर अभी जब हम लोग रेगुलेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखेंगे तो उसमें और भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए कम से कम अभी आज की डेट में हम लोगों ने एक चीज़ को डिस्कस कर लिया, ताकि जब आप वहाँ पे इकट्ठे सारे रेगुलेशन पैरामीटर को देखें तो और ज़्यादा हैक्टिक ना हो, ठीक। तो एक ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जैसे ही हम लोगों का ये स्टार्ट होगा कि रेगुलेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, ठीक है, तो उस समय एक पॉइंट आपका ये जनरेट होगा कि रेगुलेशन करने के लिए DNA A प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो वहाँ पे आपको इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, मतलब रिकॉल करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को कौन कौन सी प्रोटीन्स है इनिशिएशन में। अब ये इनिशिएशन प्रक्रिया क्या हुई? अभी शुरू नहीं हुआ है। इनिशिएशन में क्या एक तरह से हुआ कि सारा जो प्रोटीन्स थी उनको प्रॉपरली असेंबल कराया गया। किन प्रोटीन्स को? बेसिकली जो कह सकते हैं रेप्लिकेशन मशीनरी को असेंबल कराया गया है। जब रेप्लिकेशन मशीनरी असेंबल हो गई, रेप्लिकेशन फॉर्म डेवलप हो गया, स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, उसके बाद अब इलोंगेशन शुरू होगा।